हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 जुलाई 2023 के इस डीएनए में हम फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा WTO का ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है आज के इस एडिटोरियल में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेना चाहते हैं। फाउंडेशन कोर्स है हमारा 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स। इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स मेंस दोनों का, और बहुत एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे। 2023 और 2024 के मेंस में अपियर होने वाले, या फिर केवल आपको मेंस कवर करना है तो ये कोर्स बहुत बढ़िया है। इसमें हम पूरे मेन स्पेसिफिक टॉपिक का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल है हमारा। ये कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 का कवरेज देगा आपको कॉम्प्रिहेंसिवली। इसमें उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे जो नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है, और इसमें आंसर राइटिंग है और टेस्ट वगैरह भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, ठीक है। इन तीनों कोर्सेज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोफाउंड आईएएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर कर लें, और उसमें आप जो है नंबर वगैरह डिटेल डालकर आप जो है कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अन्नभाग्य फियास्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस। अब जरा इससे पहले हम इस आर्टिकल पे आएँ, थोड़ा बेसिक फंक्शनिंग समझ लेते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्क कैसे करता है। हमारे यहाँ जो बफर सिस्टम है फूड का, वो वर्क कैसे करता है। देखिए, ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, इसको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि फार्मर है जो कि प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करता है, यानी कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो राइस है, वीट है, पल्स है। इसको प्रोड्यूस करने का काम फार्मर करता है, ठीक है। फार्मर के पास अपने सामान, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो रख लेता है। उसके बाद वो चाहता है कि उसे बेच दे वो, तो वो ओपन मार्केट में बेच सकता है। ओपन मार्केट में बेचेगा तो हो सकता है उसे एक जो है एक आइडियल प्राइस जो होता है, एक रियल प्राइस उसको ना मिल पाए। तो वो क्या करता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसको जाकर MSP रेट पर बेच देता है। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि सीज़न की शुरुआत में ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से MSP डिसाइड हो जाता है। उसके हिसाब से फार्मर क्या करता है, उसी MSP प्राइस से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 टाइम्स होता है वो नॉर्मली क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फार्मर से MSP रेट पे खरीद लेती है, ठीक है। अब MSP के बाद क्या होता है कि ये डिफरेंट स्टेट्स को उसकी पॉवर्टी के हिसाब से, कि उसके 2011 सेंसस में, यानी कि लास्ट सेंसस में आपका क्या पॉपुलेशन था और उसमें क्या पॉवर्टी रेट था, उसके हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को क्या है फूड एलोकेट करते हो। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फेयर प्राइस शॉप, जिसको आप PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको बांटती है, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि वो बेनिफिशियरी, ये फेयर प्राइस शॉप बेनिफिशियरी को देते हैं एक पर्टिकुलर मिनिमम रेट पे, जैसे कि 3 रुपये चावल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से, 2 रुपये का वीट है, तो वो बेनिफिशियरी को मिलता है। अब देखिए ज़रा बात को समझिए। फार्मर्स ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने इस बफर में स्टेट गवर्नमेंट को दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा बफर खाली कर देती है। उसके पास फिर भी काफ़ी मात्रा में बफर रहता है। बफर का मतलब होता है कि ऐसा अनसोल्ड फूड प्रोडक्ट जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में रहता है, ठीक है। अब आपके पास बफर है, ठीक है, आपके पास एक्सेस फूड है, तो आप उसका क्या करेंगे? तो FCI जो है वो क्या करती है, इस बफर को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, OMSS के तहत ओपन मार्केट में बेच देती है। अब ये होता क्या है कि ओपन मार्केट में बेचने पर क्या होता है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, इसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से खरीद लेते हैं थ्रू बिडिंग प्रोसेस, नीलामी होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद ये मार्केट में आ जाता है, ठीक, ये बात आप जान लीजिए। अच्छा, इस ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो है ये एक प्राइवेट ट्रेडर भी खरीद सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, ठीक है। अंतर बस ये रहता है कि प्राइवेट ट्रेडर को अगर खरीदना है तो उसको बिडिंग करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को अगर खरीदना है तो उसे बिडिंग नहीं करना होगा, वो डायरेक्टली खरीद सकती है। ये एक नॉर्मल डिफरेंस है। अभी जून में एक नोटिफिकेशन आया, उस जून में नोटिफिकेशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट को जो है मना कर दिया गया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट
ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन के थ्रू, ये सेल स्कीम के तहत नहीं खरीद सकते, ना ही अब प्राइवेट ट्रेडर जो है स्टेट गवर्नमेंट को इस OMSS से खरीदा हुआ जो भी प्रोडक्ट है उसको ये स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ना ही स्टेट गवर्नमेंट OMSS के थ्रू डायरेक्टली FCI से खरीद सकती है, ठीक है, ना ही ये प्राइवेट ट्रेडर जिसने OMSS के थ्रू जो भी फूड प्रोडक्ट खरीदा है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। यानी दोनों ही रूट से आपने फूड प्रोडक्ट बंद कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है जून महीने से, या अभी नया मेजर क्यों लिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भाई कि मैं ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ लोगों को, ठीक है, अनाज तो पहुंचा ही रहा हूं, ठीक है, ये देखो बेनिफिशियरी को पहुंच तो रहा ही है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट किस लिए खरीद रही है? और स्टेट गवर्नमेंट इसी बेनिफिशियरी को क्यों दे रही है ये राइस और वीट? आप बात समझ रहे हो? उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, जब ऑलरेडी मैं दे रहा हूं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों खरीद रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मैं 80 करोड़ लोगों को कह रहा हूं कि मैं अनाज दे रहा हूं इस रूट के तहत, ये जो रूट मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जब मैं 80 करोड़ लोगों को इस रूट के तहत 80 करोड़ लोगों को जो मिल रहा है राइस एंड वीट, तो फिर जो रेस्ट ऑफ द 60 करोड़ लोग हैं, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ है। जब 80 करोड़ को दिया गया तो रेस्ट ऑफ द 60 करोड़ लोगों को भी तो चाहिए फूड, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तक वो रेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को नहीं, रेस्ट ऑफ द ट्रेडर या रेस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो अगर नहीं खरीदेंगे और अगर वो मार्केट में नहीं बेचेंगे तो फिर 60 करोड़ लोगों को फूड कैसे मिलेगा? आप बोलोगे सर बहुत अदर रूट से ले लेगा। सर लेगा, लेकिन अगर ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स को अगर देगी OMSS के थ्रू, तो इसका मतलब कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगा फूड का, तो कम से कम फूड का रेट तो गिरेगा। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो ये जो 60 करोड़ लोग हैं जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत नहीं कवर्ड हैं, उनको कम से कम चीपर आइटम तो मिलेगा, हम इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर पाएंगे। ये मोटिव है इनका, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। ये आर्टिकल इसी को लेकर है, समझ रहे हो? इसीलिए मैं इस आर्टिकल पहुंचाने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म समझा दिया हूं। तो ये हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला, और ये हो गया आपका ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन द्वारा, स्केल स्कीम द्वारा। इसका मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दो तरह से अनाज पहुंचा रही है, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा कौन सा है? ओपन मार्केट सेल स्कीम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके थ्रू 80 करोड़, इसके थ्रू 60 करोड़ लोगों को अनाज मिलना है। ठीक, चलिए अब अपने एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल क्या है? दी अन्ना भाग्य फियास्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस। अब मैं इस आर्टिकल को लिखने के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। आपको पता होगा कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुआ है। कर्नाटका में जो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने इलेक्शन लड़ने से पहले ये बोला कि अन्ना भाग्य स्कीम के तहत, ध्यान से सुनिएगा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अन्ना भाग्य स्कीम के तहत जिन लोगों को ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 kg अनाज पर मंथ मिल रहा था पर पर्सन, 5 kg ग्रेन जो पर पर्सन पर मंथ मिल रहा था, उन लोगों को 5 kg और हम राइस और वीट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि 5 kg आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहा था। इन्होंने बोला कि 5 kg हम आपको एक्स्ट्रा जो है राइस या वीट प्रोवाइड करेंगे। ये जो होगा ये कर्नाटका गवर्नमेंट देगी और ये जो होगा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, इलेक्शन होने से पहले कांग्रेस ने यह वादा किया कि अन्ना भाग्य स्कीम के तहत हम 5 kg आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी शर्त पर इलेक्शन लड़ा गया और कर्नाटका में कांग्रेस जीत भी गई। ठीक, अब बारी आई कि भैया अब आपने इलेक्शन से पहले ये वादा तो किया, अब आपको वादा पूरा भी करना है। अब सवाल ये आ गया कि जून के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भाई OMSS के थ्रू हम जो है राइस वीट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। OMSS के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राइस वीट प्रोवाइड ले ही नहीं सकती है, ये इन्होंने बोल दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने ये कह दिया कि OMSS के थ्रू राइस वीट लिया ही नहीं जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो अब स्टेट गवर्नमेंट राइस वीट कहाँ से लाएगी? अब इन्होंने, कांग्रेस ने तो वादा कर दिया था, अब इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र करा है।
ये एडिटोरियल इसी के बारे में है। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान सुनिए। अब देखिए ये आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है और क्या बात कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अन्ना भाग्य स्कीम के तहत एडिशनल 5 kg फ्री राइस देने का वादा किया था, ठीक, हर हाउस होल्ड को। कांग्रेस ने ये विजन, मतलब कांग्रेस पार्टी जो था ये विजन रखा था, समझ में आ गया। लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल लिया ओएमएसएस के तहत, तो ये इनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ। समझ में आ गया आपको? अब आता है, अभी तुरंत ये कंटेक्स्ट लिखकर ये शुरू हो जाते हैं कि पीडीएस सिस्टम के बारे में। इन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिटिक क्यों ना हो, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में पीडीएस की इंपॉर्टेंस को हम सब ने समझा। जैसे सरकार ने जो है अनाज को दोगुना कर दिया था कोविड-19 के टाइम में, समझ में आ रहा है आपको? तो कोविड-19 के टाइम में पीडीएस ने लोगों के हाथ में राशन प्रोवाइड करवाया, समझ रहे हो? तो चाहे कितना भी बड़ा क्रिटिसाइज करने वाला क्यों ना हो, लेकिन पीडीएस को उस समय लोगों ने काफ़ी तारीफ करी। एक बात इन्होंने ये कहा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो राशन से दुकान से लाते हो, उसकी लोगों ने बड़ी तारीफ करी कि भाई इसमें 10 kg अनाज मिल रहा है पर पर्सन। हम लोग के समय अभी जहाँ पर पैसे नहीं हैं, एक लॉकडाउन लगा हुआ है, इस समय अनाज मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बहुत सरकार की बड़ी तारीफ भी की गई। लेकिन एट द सेम टाइम इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी है। पीडीएस में केवल राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन है, दाल तो है ही नहीं, तेल भी नहीं है। तो न्यूट्रिशन के लिए दाल और तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो लार्जली एब्सेंट है। तो एक ये क्रिटिसिज्म का जड़ बनता है। दूसरी बात जो इनके सामने आपको कहा जाता है कि पीडीएस शॉप में केवल उन्हीं को राशन मिलता है जिनके पास राशन कार्ड है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उन लोगों को क्या जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। समझ में आ रहा? अब ये कह रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में अनाज दिया जा रहा है, समझ रहे हो बात को? ये तो उनको दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनको तो नहीं मिल रहा। और हम लोग तो अक्सर देखते हैं कि कई सारे जो गरीब तबके के हैं, जो लोअर स्टेटा पीपल हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है, क्योंकि उनका एक परमानेंट रेजिडेंस नहीं रहता है। तो उनका क्या, उनको तो नहीं मिल रहा है सर, समझ लो। तो ये एक दूसरा क्रिटिसिज्म कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो है विदाउट राशन कार्ड के हैं। एक और बात, इन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, इसका विजन था कि 50% अर्बन एरिया के लोगों को और 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन कवरेज होगा ये लास्ट सेंसस के आधार पे होगा। और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ, 2021 में तो सेंसस ही नहीं हुआ, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो फिर इसको तो अपडेट ही नहीं किया गया। अब देखिए उस समय के पॉपुलेशन में आप मान के रखिए कि जब 2011 का सेंसस था तब 1.2 बिलियन पॉपुलेशन था, यानी कि 120 करोड़ पॉपुलेशन था। उस समय के हिसाब से इन्होंने कह दिया था कि 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी में हम लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि पॉपुलेशन बहुत बदल गया है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो जब पॉपुलेशन चेंज हो गया है, अब 120 करोड़ से 140 करोड़ हो गया है, तो आपके पीडीएस का जो कवरेज होगा उसे भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन का तो वही है, 2011 सेंसस के हिसाब से जो पॉवर्टी का रिश्ता आया था उसी के हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो 2021 चल रहा है भाई, तो पॉपुलेशन बढ़ गया है तो कवरेज वही कांस्टेंट है 2011 सेंसस के हिसाब से। तो कवरेज भी मतलब कि मोर लेस बहुत कम है। बहुत सारे लोग अभी भी एक्सक्लूडेड हैं इसमें, समझ रहे हो? तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो 2011 सेंसस का जो इन्होंने नंबर लिया है वो डिटरमाइन करता है क्वार्टर ऑफ द राशन कार्ड, और उसमें लार्जली जो है केवल 80 करोड़ लोगों को मतलब कि कवर किया गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो है कोई कवरेज ही नहीं है। इसमें लार्जली बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सेंसस हमें 2021 का लेना चाहिए था लेकिन 2011 का लिया है, इससे काफ़ी सारे लोग बाहर निकल गए। तो इन्होंने क्या बोला कि आप ये मान के रखिए कि कम से कम 113 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं, 113 मिलियन का मतलब हो गया कि करीब करीब आप ये मान के रखिए कि 11 करोड़ लोग अभी भी एक्सक्लूडेड हैं। यानी कि आप एक कॉमन सी बात समझिए, पहला तो पीडीएस इज वेरी गुड, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम पीडीएस की ये है कि इसमें केवल राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन है, ठीक। इसमें कोई ऑयल नहीं है और कोई व्हीट नहीं है, सॉरी पल्स नहीं है, सबसे पहली बात तो ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। दूसरी बात कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो आया था उसमें यह है कि जो लास्ट सेंसस होगा
उसके आधार पे कवरेज होगा। अब इसके आधार पे कवरेज 80 करोड़ लोगों को किया जा रहा है, ठीक है, जो कि 2011 सेंसस के हिसाब से है। उसमें अभी भी 11 पॉइंट सम करोड़, 11 करोड़ लोग जो हैं, 11 करोड़ जो हैं, वो अभी भी आउटसाइड हैं और एक्सक्लूडेड हैं। इस बात को समझिए, अभी भी 11 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। एक तो राइस और ऑयल और पल्स नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से लोग एक्सक्लूडेड हैं, सेंसस अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको अभी नज़र आ रही है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके अलावा जब ये 11 करोड़ लोग अभी भी एक्सक्लूडेड हैं, तो इसका मतलब कि स्टेट इन लोग एक्सक्लूडेड लोगों को कवर करे, है ना भैया। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं करा तो स्टेट इसको कवर करे, लेकिन अब स्टेट कवर कैसे करे भैया? ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत तो बंद कर दिया गया, स्टेट को दिया ही नहीं गया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है ये तो स्टेट को दिया ही नहीं गया, ये तो मना कर दिया जून महीने से। तो अब वो कवर कैसे करे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ लो बात को। तो बहुत सारे लोग अभी भी अंडर कवर्ड हैं इस स्कीम के, और इसका सबसे बड़ा कारण अभी के टाइम में OMSS का बाहर निकलना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके चक्कर में तमिलनाडु को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक। तमिलनाडु ने कोविड-19 के टाइम में अन्ना किचन वगैरह के थ्रू बहुत सारे लोगों को खाना दिया, ठीक है। तो अब सवाल उठता है, और अन्ना भाग्य स्कीम के तहत कर्नाटका प्रोवाइड करना चाह रही है, लेकिन अब नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। उसने क्या किया है, अब जब नहीं कवर कर पाई तो अन्ना भाग्य स्कीम के तहत कर्नाटका ने जो है सभी को पैसा कैश ट्रांसफर कर दिया, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। तो ये जो अंडर कवरेज है इसको स्टेट फिलअप करे, टॉपअप करे, लेकिन अब वो कैसे करे? OMSS के कारण, ओपन मार्केट सेल स्कीम के से बाहर निकलने के कारण स्टेट भी कवर नहीं कर पा रही है। तो अब बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है कि क्यों उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं लेने दे रहे हैं OMSS के थ्रू। तो उन्होंने 3 आर्गूमेंट दिए हैं, मैं यहाँ पर तीनों को मैंने हाईलाइट किया है। पहला आर्गूमेंट ये दे रही है कि इट क्लेम दैट द OMSS कैन परफॉर्म अ प्राइस स्टेबलाइजेशन रोल बेटर देन द ग्रेन रिलीज थ्रू दी मार्केट रेदर देन दी स्टेट्स और थ्रू द PDS। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि OMSS के थ्रू जो हम पैसा डालते हैं, जो अनाज डालते हैं मार्केट में, वो एक बेटर प्राइस स्टेबलाइजेशन का तरीका है। अच्छा, बेटर प्राइस स्टेबलाइजेशन कैसे होगा? केवल अनाज डालने से नहीं होगा। अगर हम प्राइवेट ट्रेडर्स को डालेंगे तो वो ट्रेडर जो है वो मार्केट में लाएगा, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग स्टेट को दे देंगे तो स्टेट उतनी बढ़िया तरीके से बेटर स्टेबलाइजेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इस आर्टिकल के जो ऑथर है उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ा गलत आर्गूमेंट है कि अगर हम ट्रेडर को देंगे तो वो बेटर प्राइस डिस्कवरी कराएगा, वो इन्फ्लेशन कम करेगा, रादर दैन कि स्टेट और PDS के थ्रू डालें। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुनाफाखोर तो ये खुद होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, समझ में आ रहा है। वो तो सब ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है कि वो प्राइस कम करे कि नहीं। वो OMSS के थ्रू खरीदे और प्राइस ही ना कम करे तो कहाँ से आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, देयर इज नो गारंटी दैट द प्राइवेट ट्रेडर्स जो है हु गॉट OMSS राइस एट फिक्स्ड प्राइसेस विल पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स। कोई गारंटी नहीं है भाई साहब कि वो कंज्यूमर को दे ही, वो कम रेट से लेगा और बहुत महंगा बेचेगा और खुद पैसा मुनाफा कमाएगा। भाई किसे प्रॉफिट खराब लगता है? तो ये आर्गुमेंट भी कहा कि गलत है। फिर दूसरा बोल रहे हैं क्या कि वरीज अबाउट द मेंटेनिंग ग्रीन स्टॉक्स एट द कंफर्टेबल लेवल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमें भी स्टॉक मेंटेन करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से पोल को इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलिस्ट मेजर लेती रहेगी और अनाज बांटती रहेगी, जबकि हम खुद अनाज, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम अनाज दे रहे हैं, उसी बेनिफिशियरी को स्टेट गवर्नमेंट फिर अनाज दे रही है, तो इससे क्या होगा, और हम ही से खरीद के दे रही है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बफर स्टॉक है वो कम हो जाएगा। हमें कंफर्टेबल लेवल ऑफ बफर स्टॉक में रखना है। तो उस पर ये ऑथर कह रही है कि ये भी गलत बोल रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि इवन OMSS करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंफर्टेबल लेवल ऑफ बफर लेवल से बहुत ऊपर है। इन्होंने देखिए यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, ये कंफर्टेबल लेवल ऑफ बफर स्टॉक बनाया है, उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर जो है हमारे पास बफर स्टॉक है। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग आप बता रहे हैं, लॉजिकल आर्गूमेंट बता रहे हैं, ये भी गलत है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू गिव द फूड ग्रेन्स टू द सेम बेनिफिशरीज। अब इन्होंने कहा कि जो है ये सेम बेनिफिशरी को दे रहे हैं। ये चीज जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम जिसको दे रहे हैं उन्हीं को ये दे रहे हैं। तो क्या मतलब होता है लॉजिक?
तो यही चीजें बता रहे हैं कि ये 3 आर्गुमेंट के बेसिस पर OMSS स्कीम के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को बाहर निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए ये आर्गुमेंट, ये जो बात कह रहे हैं इनको जरा समझिए। ये कह रही है ठीक है, ये 3 आर्गुमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दिया ये उतने ज़्यादा लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं लग रहे हैं, इनमें गड़बड़ियां हैं, पर कर्नाटका गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी गड़बड़ियां हैं। अब देखो क्या ये कह रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट क्या की, कर्नाटका गवर्नमेंट कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने एक पोल प्रॉमिस किया कि भाई अन्ना भाग्य के तहत हम आपको 2 गुना राइस प्रोवाइड करवाएंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। इन्होंने बोला कि ये क्या तुक बनता है भाई, ऑलरेडी जिस बेनिफिशियरी को 5 केजी अनाज मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको फिर से 5 केजी अनाज क्यों दे रही है? अगर स्टेट गवर्नमेंट देना ही चाहती है तो एक काम करे, राइस और व्हीट ना दे, पल्स और ऑयल दे दे, वही रेट पड़ जाएगा आपको। क्या मतलब बनता है उसी को फिर राइस और व्हीट देने का? पॉइंट नंबर 1 इन्होंने बोला, अगर स्टेट गवर्नमेंट इतनी कंसर्न है तो राइस और व्हीट जो 5 केजी मिला उन्हें रहने दे। समझ रहे बात हो कि नहीं? जो राइस को 5 केजी मिला वो रहने दीजिए, बदले बदले में दाल और तेल और डाल दें, क्या बुराई है आपको? पॉइंट नंबर 1 एक तो बात इन्होंने ये कहा, यानी कि इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पीडीएस कहा कि जो आप फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो उसका डाइवर्सिफिकेशन करिए। पहली बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये करी। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इतनी कंसर्न है लोगों का तो वो एक काम करे, पीडीएस को एक्सपेंड कर दे और बेनिफिशियरी जोड़ लें। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जितना दे रही है उतना देने दें और जो एक्स्ट्रा बचते हैं जिनको नहीं मिला है उन्हें और प्रोवाइड करवाएं। तो कहा कि अगर वो राइस और व्हीट के जगह पर पल्स और ऑयल देते तो वही कॉस्ट पड़ता, और अगर वो एक्सपैंड करते पीडीएस का तब भी वही कॉस्ट पड़ता, इन्होंने ये कहा। तो कहा कि रादर देन सेम बेनिफिशियरी को 5 केजी के बजाय 10 केजी ग्रेन्स देने के बजाय उनको उनके जो बेनिफिशियरीज हैं उसके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करते और एक्सपैंड करते, तो सेम कॉस्ट में ये दोनों काम वो कर पाते और ज्यादा एफिशिएंट होता। समझ रहे हो बात को? ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी का रियल मीनिंग समझा है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने समझा है। यहां पर फूड सिक्योरिटी को डिमिनिश कम करना, पॉलिटिक्स ज्यादा केटर किया जा रहा है, यही इस आर्टिकल में कहने की कोशिश की जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आपको पहले बता दिया कि पीडीएस में जो है रॉ मटेरियल, कोर्स ग्रेन, और केवल ये नहीं, मतलब कि केवल यही नहीं होना चाहिए, ऑयल और पल्स भी होना चाहिए। और नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के तहत लास्ट सेंसस हुआ है जिसमें लार्जली ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कि एक्सटेंडेड हैं। तो होना क्या चाहिए? कर्नाटका गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहला उनको करना चाहिए कि उनको पीडीएस प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अपने पीडीएस में वो राइस और व्हीट के जगह पर के अलावा वो पल्स और ऑयल सीड पे भी ध्यान दें। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि एक्सपैंड करे बेनिफिशियरी को। तो ट्रू सेंस में क्या होगा कि आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। केवल पोल प्रॉमिस जो है आपका कि 5 केजी के बजाय 10 केजी दे देंगे, इससे फूड सिक्योरिटी नहीं आने वाला है, यही चीज बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिस्कस द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, in PDS to ensure better food security. Discuss the role of states in it. 250 words, 15 marks. ठीक,
चलिए सर, ये बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, बहुत छोटी बात इसमें कही गई है, उसी को बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में कही गई है, तो वो आर्टिकल मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो कहा गया है मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या है आर्टिकल में। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक तरह का समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशनिंग एजेंसी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि WTO के दो रोल होते हैं, एक तो मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट करता है, दूसरी चीज़ है ट्रेड फैसिलिटेशन करता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री पर कुछ अनड्यू टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर मतलब ना लगा दे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर ट्रेड ना कर सके, इस ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम WTO करता है। अगर कोई कंट्री WTO के मैंडेट को नहीं मानती हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है। समझ में आ रहा है? इस डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को कई बार क्राउन ज्वेल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इस डिस्प्यूट सेटलमेंट को क्राउन ज्वेल भी कहते हैं। अभी अगर हम डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें तो आप ये मान के रखिए कि 1995 से, जब से WTO का जन्म हुआ है, 2019 तक ये मान के रखिए कि ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो था बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा था, लेकिन 2019 के बाद ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वर्क नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा कारण है US। जरा ध्यान समझिए, देखिए क्या है ना कि WTO क्या चाहता है, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, और US को इससे क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, WTO चाहता है कि कोई भी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर ट्रेड हो रहा हो तो उसके बीच में कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना किया जाए। ऐसा ना हो कि अगर इंडिया चाइना से कोई सामान मंगा रही है तो उसके ऊपर अनड्यू ड्यूटी बढ़ा दे या कोई टैक्स इंपोज कर दे ताकि चाइनीज सामान इंडिया में बिके ही ना। हमेशा क्या हो कि एक कंट्री का सामान का वही ट्रीटमेंट हो जो उस कंट्री के उस सामान का है। यानी कि अगर कोई इंडिया में कोई सामान मिल रहा है, मान लेते हैं कि कोई आयरन स्टील मिल रहा है, तो चाइनीज सामान के भी आयरन स्टील की वही इंपॉर्टेंस दी जाए जो इंडियन सामान का है, यानी ना वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो इंडियन सामान का है। इसे हम लोग कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। समझ रहे हो? तो WTO एज एन एजेंसी यही काम कर रही है। अब देखिए क्या है ना कि सिंस वी आर पार्ट ऑफ दैट WTO मैकेनिज्म, तो हमें WTO के मैंडेट को भी मानना पड़ेगा। समझ रहे हो बातों की? नहीं तो फिर हमें अगर नहीं मानेंगे तो एक कंट्री दूसरे कंट्री में केस करेगी, और अगर मान ली दूसरी कंट्री ने भी नहीं माना तो इस तरीके से क्या होगा कि WTO एज एन एजेंसी वर्क करना बंद कर देगा और वर्ल्ड में फिर आर्बिट्रेरली किसी पर कोई भी ट्रेड हो जाएगा। तो WTO ऐसे कोई लीगली बाइंडिंग मैंडेट नहीं देता है, लेकिन हर कंट्री को मानना पड़ता है WTO का मैंडेट, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो किसी का सामान कहीं नहीं बिकेगा और अनफेयर ट्रीटमेंट होने लग जाएगा ट्रेड को लेकर। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर अब US को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, US आपको पता है कि चाइना जो है वो अपने सामान को दूसरे कंट्री में डंप करता है। समझ लो, और चाइना बहुत भारी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। इंडिया, अब US भी उस मामले में काफ़ी आगे, US में भी काफ़ी सामान इंडिया चाइना का जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि US को इसमें प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि WTO के मैंडेट को माना जाए और अगर US ने नहीं माना मैंडेट, तो फिर अगली कंट्री क्या होगा, US को पकड़ के जो है WTO के ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में ले जाएगी कि भैया देखो, ये हमारे साथ इसने जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है। अब उस पर जो है WTO का ट्रेड मैकेनिज्म जो है, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बोलेगा हाँ US ने गलत किया कि ऐसा किया। समझ लो, चाइना के साथ उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया है, आप गलत कर रहे हैं, आपको ये पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो फिर US में जो वो फ्रीडम है कि वो ट्रेड पर अपना कंट्रोल चाहता है, वो फ्रीडम खत्म हो जाएगा, वो सोवरेनिटी पर अपनी बात आ जाएगी उसके। तो अब आपको पता है कि देयर इज अ टसल बिटवीन चाइना एंड US फॉर सुप्रीमेसी। आप समझ रहे हो बातों की? नहीं तो अब यहां पर अगर मान लीजिए कि ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट स्ट्रांग होगा तो वो सुप्रीमेसी जो है कि US जो है ट्रेड पर जो कंट्रोल चाहता है वो कंट्रोल कम हो जाएगा ट्रेड पर, फिर वो चाइना को कर्टेल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से US जो है वो WTO के ट्रेड मैकेनिज्म को या ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को उतना ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दे रहा और डिफरेंट बहाने बना रहा है। उसने क्या कहा कि ये जो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है या पैनल सिस्टम है, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल है या सिस्टम है, उसको ये कई 2019 के बाद नॉन फंक्शनल बना रखा है US ने। सिंगल हैंडेडली हैज ब्लॉक्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस मेंबर को अपॉइंट नहीं कर रहे सर,
यूएस। अब ऐसा नहीं है कि यूएस ही अकेले अपॉइंट करती है, लेकिन यूएस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। अब ये मेंबर ही अपॉइंट नहीं करा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब वो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का मेंबर ही अपॉइंट नहीं होगा, तो कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को अगर अनफेयर प्रैक्टिस होगी तो वो यूएस, मान ले चाइना ये क्लेम करती है कि यूएस ने हमारे साथ आयरन स्टील में हमारे पास जो है हमारे प्रोडक्ट पर अनड्यू टैक्स लगा दिया है यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट पर। तो अब चाइना पकड़ के ले जाएगी यूएस को कि भैया ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में कि भैया देखो हमारे साथ अनफेयर प्रैक्टिस किया है। भैया किसके पास ले जाओगे, वहां पे तो कोई एजेंसी ही नहीं है, वहां पे तो कोई मेंबर ही नहीं है, डिसफंक्शनल बना हुआ है। तो अगर इस तरीके से रहेगा सर तो WTO एज अ मैकेनिज्म वर्क नहीं कर पाएगा सर, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब इंडिया का यूएस का क्या लॉजिक है, यूएस क्यों बोलती है कि जो है कि क्यों उसने ये WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को नॉन फंक्शनल बना रखा है, क्या कारण है? तो इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो मतलब कि जो एपेलेट बॉडी है 1995 से लेकर 2019 तक सही तरीके से काम किया पूरी तरीके से, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो गई ये जानने की आपको जरूरत है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूएस ने बताया है वो ये है कि वो कहती है कि जो ये WTO की जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है या डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवर रीच करती है, समझ में आ रहा है, और अब जो इसका इंस्टीट्यूशनल मैंडेट है उसको कई बार एक्सीड कर जाती है। वो कहती है कि ये जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है WTO का, उसके दो टीयर हैं, दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का पहला और दूसरा एपेलेट बॉडी। ये कहते हैं इन दोनों का जो क्या क्लियर कट काम है वो पता ही नहीं है किसी को, तो सबसे पहले इनके रोल डिफाइन किए जाएं उसके बाद ही ये काम करेगी। इसका इन्होंने कई बार खंडन भी किया, इस ऑथर ने। इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब देखिए ये सब जितनी एजेंसीज होती है ना इनका बहुत ज़्यादा क्लियर कट मैंडेट नहीं होता है, ये अपने प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे चलती है कि पुराने जजमेंट क्या थे, समझ रहे हो बातों की नहीं। इनफैक्ट यही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लॉ ऑफ सी का जो ट्रिब्यूनल होता है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी जो होता है, IT लॉ जिसको कहते हैं आप, वो सब पुराने प्रेसिडेंट पे वर्क करती है कि पुराने जजमेंट्स क्या थे। थोड़े बहुत उनके अपने भी मैंडेट होते हैं WTO के या उन एजेंसीज के, जैसे अनक्लॉज के मैंडेट्स हैं, ठीक है, ICJ के मैंडेट हैं, वैसे ही इनका भी WTO का भी मैंडेट है, इसके ऊपर भी वर्क करती है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रेसिडेंट के बेसिस पे वर्क करती है, समझ में आ रहा है आपको नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि यूएस का मेन मोटिव क्या है, क्यों वो इनके जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण बोला है जुडिशियलाइजेशन। कह रहे हैं क्या कि ट्रेड मल्टीलैटरल, WTO का कॉन्सेप्ट क्या था जब 1991 में USSR चला गया, समझ में आया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में कम्युनिज्म खत्म हो, मतलब कम्युनिज्म का डोमिनेंस खत्म होने लगा, तो अब कैपिटलिज्म इमर्ज किया, तो कैपिटलिज्म ही डोमिनेट हो गया क्योंकि सिंगल पावर वर्ल्ड हो गया, मतलब आपका जो है सिंगल पोलर वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैपिटलिज्म को इम्प्रूव कर, कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए, न्यू लिबरल ऑर्डर लाने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करी जाने लगी। तो उस ट्रेड फैसिलिटेशन के में WTO एक एज अ एजेंसी इमर्ज करके आया है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए, जिसमें WTO एज अ विजिबल हैंड की तरह दिखाई दिया इस इनविजिबल हैंड वर्ल्ड में। इनविजिबल हैंड जो है उसमें होता है कि अगर सबको छोड़ दिया जाए तो अपने आप सभी लोग डेवलप होंगे, किसी पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है ये, समझ रहे हो बातों की नहीं, इन्होंने ये बोला। लेकिन इस टाइप की जो WTO जैसी एजेंसी आई, इसने कहीं ना कहीं जुडिशियलाइजेशन प्रमोट किया है अपने ट्रिब्यूनल्स के थ्रू, और इस डी जुडिशियलाइजेशन के थ्रू अपनी US मानती है कि वो अपनी सोवरेनिटी अपने हाथ में रखती है और इट कैन कंट्रोल चाइनीज ट्रेड इन अ बेटर मैनर। अगर वो इस टाइप के एजेंसीज के ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को अगर अपॉइंट ना करे तो वो चाइनीज़ के जो ट्रेड है उसको चाइनीज स्टेट टू देयर पार्ट, यानी कि इन देयर कंट्री, यानी कि चाइना का ट्रेड जो US में हो रहा है उसको बेटर मैनर में कंट्रोल कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा कर रही है। हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं नज़र आता है इससे, लेकिन ठीक है, अब एक आर्टिकल था तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, डेंजरसली
आपको जो है फैक्टिफुल, ये फालतू आर्टिकल है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगाई दिया, ठीक है। फैंसीफुल, नॉट फैक्टिफुल, इट्स फैंसीफुल। इसमें क्या बोला गया मैं समझा देता हूँ आपको। आपको पता होगा कि 2019 के रैली के समय में जो राहुल गांधी जी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, मोदी कम्युनिटी के प्रति। तो इस बात को लेकर जो है उन पर डिफेमेशन का केस आया और सिविल कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई, और उस चीज़ को अभी अभी गुजरात हाई कोर्ट ने अपहोल्ड करके ये कह दिया कि भाई आपको वो 2 साल की सज़ा है ही, हम उस पर स्टे नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर स्टे लगा देते तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन बच जाता। ये आर्टिकल इस बात पे लगा हुआ है कि ये कुछ ज़्यादा ग्रूसम हो गया, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने कहा कि जो आपका डिफेमेशन है ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, समझ लो बातों की नहीं। देखो इन्होंने सीधा बोल दिया है, द स्टेटमेंट हैज़ डिफेम्ड अ determinable group of people referring to those with the surname Modi. It has thus rejected the key argument that the 13 crore people with the surname could not have been aggrieved by that sentence. उन्होंने कहा कि अगर इतने सारे लोग थे तो इतने सारे PIL आने चाहिए थे, बस कुछ 1 या 2 लोगों ने PIL करा है, तो आप 1-2 लोगों के डिफेमेशन को पूरे 13 करोड़ लोगों से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए बोला कि जो ये 2 साल की सज़ा है वो डिफेमेशन के केस में हाईएस्ट है, ये ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, समझ में आ रहा है। ये चीज़ इन्होंने बताया है और कुछ नहीं। अपने कोई एग्जाम में तो आना नहीं है, बस आर्टिकल था तो हमने बता दिया। अच्छा, ये एक अच्छा आर्टिकल मुझे लगा। देखिए क्या इन्होंने बोला है, मैं आपको मेजर बातें बताता हूँ इस आर्टिकल में क्या है। इन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री थी, उनने धीमे धीमे ना अपना जो ट्रेड का सेटलमेंट है उसको युआन में शिफ्ट कर दिया है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ब्राज़ील को इंडिया के साथ ट्रेड करना है, तो पहले ट्रेड जो होता था वो डॉलर में होता था, समझ में आ गया आपको। लेकिन आपको बता दूं मैं कि युआन जो कि चाइनीज़ करेंसी, जिसे रेनमिनबी कहते हैं, वो भी एक हार्ड करेंसी है, उसके साथ भी आप जो है ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो ब्राज़ीलियन कंपनीज़ हैं, उनका मतलब ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला दी सिल्वा करके, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो ब्राज़ीलियन कंपनी है वो अपना सेटलमेंट जो है चाइनीज़ युआन में करें, समझ रहे हो बातों की नहीं, ये बात ध्यान रखिए। तो ब्राज़ीलियन कंपनीज ने जो है फ्रेंच कंपनीज के साथ भी युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा युआन जो है नाउ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी इन रशिया ऑल्सो, रशिया के साथ भी, रशिया ने भी ट्रेड करना शुरू कर दिया युआन में, समझ रहे हो बातों की नहीं। अब बांग्लादेश ने जो रशिया के साथ न्यूक्लियर डील किया है उसमें जो सेटलमेंट है वो डॉलर नहीं है, युआन है। ये दिखा रहा है कि ग्लोबल ट्रस्ट इन द डॉलर प्लेज अ वाइटर रोल इन एस्टेब्लिशिंग द यूएस स्टेटस एज अ सुपर पावर। लेकिन अब अगर धीमे धीमे आप डॉलर से युआन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो आपका जो ग्लोबल पावर है उसमें शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम यूएस टू चाइना, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आपका ट्रेड सेटलमेंट चाइना से होने लगेगा, मतलब चाइनीज़ युआन में होने लगेगा, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक तरह का ग्लोबल शिफ्ट इन द पावर दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। और युआन एज अ करेंसी जो है वो एलिवेटेड आपको नजर आएगा। अब वो ये तो बात हमने साउथ अमेरिका की करी, अब इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं। इंडिया वॉन्ट ट्राई टू सेटल देयर ट्रेड विथ युआन, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया जो है कि उसका जो सेटलमेंट हो, ट्रेड सेटलमेंट हो, वो युआन में हो, समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उतना फोरसाइटेड नहीं है। अब इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, इन्होंने यही मतलब इस आर्टिकल में बताया है, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बताया, लेकिन मैं आपको ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया ने, स्पेशली यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। ध्यान से सुनिएगा सर, यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। इस सैंक्शन होने लगने के वजह से रशिया की इकोनॉमी क्रिपल करी। तो रशिया के पास खूब सारा जो है नेचुरल गैस एंड ऑयल है, समझ रहे हो। इस पेट्रोलियम ऑयल को इंडिया ने खरीदा। इंडिया ने क्यों खरीदा? क्योंकि इंडिया को रशिया ने डिस्काउंटेड रेट में दिया, समझ रहे हो बात को। इस वजह से इंडिया ने खरीदा। अब सवाल उठता है कि सेटलमेंट कैसे होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल, मतलब एडिटोरियल लिया था, उसमें बोला था कि रशिया के साथ इंडिया का जो ऑयल का जो ट्रेड हो रहा है ये बेसिकली डॉलर में हो रहा है, लेकिन इस आर्टिकल में ये बात नहीं कही गई है। अब देखिए क्या कह रहा है,
कह रहे हैं इन दोनों की कैसे सेटलमेंट होगा। रशिया डॉलर लेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यूएस के साथ इसकी बन नहीं रही है, सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो डॉलर लेके करेगा क्या? इंडिया रशिया को रुपए दे नहीं सकता, क्योंकि रुपी इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी, नॉट अ ट्रस्टेड करेंसी ऑल्सो, क्योंकि वो तो डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। तो इन्होंने दो बातें कही कि भाई रशिया डॉलर ले नहीं रहा, इंडिया रुपये में मतलब रशिया डॉलर लेगा नहीं, और इंडिया रुपये में ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि रशिया इंडियन रुपये लेगा नहीं। अब बचता है कि किससे सेटलमेंट हो, तो यहां पर कहता है कि ये जो एरिया है इसको भर रहा है चाइना। अगर चाइना ने कह दिया कि चलो भाई युआन में सेटलमेंट करो तुम दोनों कंट्री, और इंडिया ने भी कह दिया कि भाई हम युआन में सेटलमेंट करने को तैयार हैं क्योंकि मुझे तो डिस्काउंटेड रेट में तेल मिल रहा है, समझ रहे हो बात तो कि नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी। आप बोलोगे सर जी रूबल में कर लो ना, रशिया की करेंसी है, और रूबल नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों कंट्री में रूबल का कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। तो अगर युआन ने इस जगह को पकड़ लिया और कहा दोनों कंट्री युआन में जो है सेटलमेंट करो, तो फिर इंडिया जो है चाइना को मना नहीं कर पाएगी कि युआन में सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि तुम रशिया से युआन में सेटलमेंट कर सकते हो तो फिर चाइना से भी करो युआन में सेटलमेंट। आप बात समझ रहे हो यहां पर क्या बात हो गई है। तो इंडिया ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी है कि उसे युआन में सेटलमेंट करना पड़ेगा। बात को समझ में आया? अगर फोरसाइटेड पॉलिसी होती तो हम शायद रशिया से पेट्रोल ना ऑयल ना लेते, ठीक है, ताकि हमें कल के डेट में युआन में सेटलमेंट ना करना पड़े। पर सवाल ये उठता है कि अगर नहीं लेते तो डिस्काउंटेड ऑयल अगर हमें मिल रहा है तो वो हम अपने लोगों को डिस्काउंटेड रेट में दे सकते थे ऑयल। समझ रहे हो बात? तो क्यों इंडिया ने डिस्काउंटेड रेट में ऑयल लिया? क्योंकि ऑयल के लिए लार्जली वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, राइट? वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन विच काइंड ऑफ ऑयल? पेट्रोलियम ऑयल के लिए या नेचुरल गैसेस के लिए वे लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। अब सिंस वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, तो इसका मतलब जो हमें सस्ता ऑयल देगा हम वहाँ जाएंगे। रशिया हमें सस्ता ऑयल दे रहा है तो हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंडिया उन सस्ते ऑयल का जनरल पब्लिक को सस्ता रेट में दे रही है? आंसर है नो, जनरल पब्लिक को सस्ते रेट में नहीं दे रही है। इनफैक्ट ये ज़्यादातर ऑयल जो है वो रिलायंस ग्रुप के पास जाता है, वो उसको रिफाइन करके दूसरे कंट्री में बेचती है, जबकि जनरल पब्लिक जो है वो क्या कर रहा है? वो सफ़र कर रहा है, उसे तो महंगे रेट में ऑयल मिल रहा है, तो हमें तो कोई फ़ायदे में नहीं है हम। और उल्टा क्या हो रहा है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स युआन मोर एंड मोर। ये पार्टिकल इसी के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे हम युआन से सेटलमेंट करने के लिए बाध्य हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बड़ा फोरसाइटेड आर्टिकल है, और इससे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी कंटेक्स्ट में आप जरा ये भी देखिए कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यार थ्रेड का एक आर्टिकल आया था कि अभी इंस्टाग्राम के साथ जो है मेटा ग्रुप का एक नया प्लेटफॉर्म आया थ्रेड। ट्विटर को इससे प्रॉब्लम हो गई है। ट्विटर को इसलिए क्योंकि थ्रेड थोड़ा बहुत ट्विटर की तरह ही है, उसमें भी हरी पोस्ट, हार्ट, मतलब कि पोस्ट, ये सब का ऑप्शन है, तो वो ट्विटर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ट्विटर ग्रुप में के लीगल टीम में ये मतलब सू किया है मेटा ग्रुप को कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो हम लोग हटे हैं, उसको मेटा ने एम्प्लॉय कर लिया है। समझ में आ रहा? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना वो ट्विटर ने 10,000 लोगों को हटा दिया, तो उसको क्या कहा है कि उसको मेटा ने एम्प्लॉय कर लिया। उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो हैं ट्विटर के सीक्रेट्स जो हैं उसको शेयर किए हैं, जिसके वजह से सेम जैसा प्लेटफॉर्म इमर्ज करके आया है। और इसकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी है, क्योंकि इन्होंने 2 ही दिन में इन्होंने अट्रैक्टिंग ये बोला है कि बोथ iOS एंड एंड्रॉयड यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और 70 मिलियन साइनअप जो है वो 2 दिन में हो गया है। तो इसका मतलब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हालांकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, पर इंस्टाग्राम से अटैच है ये, ठीक है। येलेन सेज हर बीजिंग विजिट हेल्प्स पुट यूएस चाइना रिलेशंस ऑन सुरर फुटिंग। देखिए ये क्या है कि बेसिकली इसमें ये हुआ गया कि येलेन गए हुए हैं, यानी कि यूएस की ये जो है आपका एम्बेसडर की तरह है, और ये गई हुई हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसिकली ये, और ये चाइना गई हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को जो है बैलेंस बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? मैंने कुछ दिनों से एक ऑब्ज़र्व किया है कि एक तरफ जब ये इंडिया के से डील कर रहे होते हैं तो इनके कोई ना कोई सेक्रेटरी जो होता है या हायर लेवल ऑफिशियल्स जो होते हैं वो एक बार चाइना विजिट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी बैलेंसिंग और पॉलिसी पे बिलीव रखते हैं।
समझ में आया, ये भी आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी है वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एक बैलेंस बना रहे, ये ज़्यादा बेहतर है। अब कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी तो बहुत सारे हैं, उन पर हमें उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी के रिलेटेड। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा एक और चीज़ है, सॉरी दिस इज नॉट ऑल फॉर टुडे, ये ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। अभी एक्चुअली क्या हुआ है, फॉरेस्ट बिल जो 1980 जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, उसमें अमेंडमेंट करके जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया है, जिसे पार्लियामेंट सेशन में डालना था, मानसून सेशन में। उससे पहले इसे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है। उन्होंने ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के 1996 के जजमेंट का, जिसको गोदावर्मन केस कहते हैं, उसको डाइल्यूट किया गया है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो ज्योग्राफिकल सेंसिटिव एरिया होता है, जो कि मतलब एरिया विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उस पर इन्होंने बोला है कि नो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट। तो इन्होंने बोला है कि ये फॉरेस्ट पर आप देखिए, आप बॉर्डर एरिया है उस पर, और वो इको सेंसिटिव एरिया है, इको सेंसिटिव जोन भी है, तो वहाँ पर कोई फॉरेस्ट क्लियरेंसेस आप हाईवेज वगैरह के नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये डाइल्यूशन ऑफ द, ये जो एक्ट आप पेश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को। तो इसी स्क्रूटनी को देखिए क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब ये तो कोई मैंडेटरी तो होता नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी पर अच्छी बात है कि स्क्रूटनी पर डाला गया है बिल। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस द 3 मेजर एडिटोरियल्स एंड मैनी छोटा मोटा एडिटोरियल्स ऑल्सो, अब छोटा मोटा आर्टिकल्स। सर जी, हमने चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको समझाने की कोशिश किया विथ बैकग्राउंड, और वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप जो हैं, अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में ये शेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए आप ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोटिवेशन है मेरे लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, धन्यवाद।